हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकेंड ईयर क्लिनिकल साइकोलॉजी ब्रांच के लिए जो वीडियोस चल रहे हैं, ये हमारा सीरीज का अभी सेकंड वीडियो है। एमपीसीई 011 साइकोपैथोलॉजी सब्जेक्ट का नाम है। ब्लॉक 1 है फाउंडेशंस ऑफ साइकोपैथोलॉजी और इसके अंदर हमने यूनिट 1 को अभी सिर्फ आधा ही पार्ट हम कवर कर पाए हैं। रिमेनिंग हाफ पोर्शन को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। कोशिश तो यही रहेगी कि एक यूनिट को 2 से ज्यादा वीडियोस में हम स्प्लिट ना करें, और अगर कहीं पर ऐसी भी जरूरत रहती है कि हम यूनिट को एक ही वीडियो में कवर कर पाते हैं तो हम वैसा भी कर लेंगे। फिलहाल आज का जो ये वीडियो है जिसमें हम एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म से बिगिन करेंगे, यहां तक हमने कल कवर कर लिया था। इस टॉपिक से पहले तक हमने कल कवर कर लिया था और बात की थी जो हमने साइकोसोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनके बारे में बात की थी। कल एक वीडियो का मैंने जिक्र किया था, आज वो वीडियो मैं आपको सामने से दिखाना चाहूंगी। ये तो चल ही रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा रोक देती हूँ, बल्कि मैं आपको लेकर चलती हूँ। देखिए इड ईगो सुपर ईगो वाला पोर्शन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चल रहा है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो इसमें ये सारे टॉपिक कवर हुए हैं। साइकोडायनामिक अप्रोच, लेवल्स ऑफ, फिर से थोड़ा पीछे लेके जाती हूँ, पॉज करना पड़ेगा मुझे। साइकोडायनामिक अप्रोच, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। और इसके लिए जो हमने नोट्स यूज करे हैं ना, ये नोट्स भी आप बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं। इनको भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो इस तरीके से हम ये सारा पोर्शन कवर कर सकते हैं। चलिए मैं आ जाती हूँ वापस अपनी बुक पर जहां से हम पढ़ रहे हैं, और अब हम बात करेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट है, उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। मैंने 1 मिनट के अंदर सारी डिफेंस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब एक एक डिफेंस मैकेनिज्म 1 मिनट के अंदर है, कुछ कुछ सेकंड्स में है, इनफैक्ट नॉट कंप्लीट 1 मिनट। तो वो भी अच्छा है, आप शॉर्ट्स में उसको फटाफट से देखते जाएंगे, आपको डिफेंस मैकेनिज्म समझ में आ जाएंगी। डिफेंस मैकेनिज्म और एंजाइटी का बड़ा ही डीप रिलेशनशिप है। इससे पहले कि हम इधर आगे बढ़े, जो भी चीजें दी हैं मैं आपको बता दूं कि डिफेंस मैकेनिज्म का यूज ही तब होता है जब हम एंजाइटी से फाइट करना चाहते हैं। जैसे कि जब आपको किसी भी सिचुएशन में कुछ गिल्ट फील होता है, उस सिचुएशन में आप खुद को काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं, उससे ऑपोजिट कोई बात खुद को समझाना शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप कोशिश करेंगे अपने आप को अंडरस्टैंड कराने की कि ये मिस्टेक मुझसे इस वजह से हुई है, या फिर मैं ऐसा नहीं चाहता था। ऐसा नहीं है कि आप एक्सेप्टेंस नहीं करते, बट एक्सेप्टेंस के बाद भी एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जहां पर आप खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर ये आप दूसरों के साथ भी करते हैं कि अगर कोई पर्सन होता है जो किसी गिल्ट में या उसके संग कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसे कोई ना कोई कॉज देने की कोशिश करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म डिफेंड करती है अगेंस्ट एंजाइटी। इनका इसीलिए एंजाइटी से रिलेशनशिप है कि डिफेंस मैकेनिज्म कोई भी पर्सन यूज करता है जाने अनजाने, उसे नहीं पता कि वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, लेकिन हम हर दिन ही डिफेंस मैकेनिज्म बहुत नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। पर कुछ लोगों के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करने की हैबिट इस तरह से डेवलप हो जाती है कि वो उनके बिहेवियर में डीप रूटेड हो जाती है, जो कि उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। वो हर बात पे इस तरीके की चीजें करने लगते हैं जिसकी वजह से उनका बिहेवियर लोगों से अब नॉर्मल होता चला जाता है और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। सबसे बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो वो है एक्सक्यूज देना। हम एक्सक्यूज देते ही हैं, कोई ना कोई ऐसी बात हमारे साथ होती है जिसपे हम कोई रीजन देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ इसलिए ऐसा हो गया। वो झूठ हो सकता है, वो सच हो सकता है, बट वो एक डिफेंस मैकेनिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। डिफेंस मैकेनिज्म छोटे बच्चों में भी देखने को मिलती है। जैसे जब बच्चे होते हैं, जब उनकी कोई विश पूरी नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, टैंट्रम थ्रो करते हैं या एंग्री हो जाते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं। तो ये बेसिक होते हैं, लेकिन जब डिफेंस मैकेनिज्म बड़े लेवल पर हम देखते हैं तो ये बहुत सारी चीजों में हमें नजर आती है। सिगमंड फ्रॉइड जो थे, उन्होंने ये नोट किया था दैट अ मेजर ड्राइव फॉर मोस्ट पीपल इज द रिडक्शन इन टेंशन एंड दैट अ मेजर कॉज ऑफ टेंशन वाज एंजाइटी। हर कोई अपनी टेंशन कम करना चाहता है, एंजाइटी को कम करना चाहता है। तो पहले यहाँ पे उन्होंने कुछ एंजाइटी के टाइप डिफाइन करे, इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रियलिटी एंजाइटी की। दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एंजाइटी दैट इज टिपिकली बेस्ड ऑन फियर्स ऑफ रियल एंड पॉसिबल इवेंट्स। जैसे कि कोई भी चीज जो सचमुच में हो सकती है उसके होने की जब हमें एंजाइटी होती है तो उसको रियलिटी एंजाइटी कहते हैं। वेरी वेरी सिंपल। और इस एंजाइटी से रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, खुद को उस सिचुएशन से दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है कि बारिश हो जाएगी तो आप भीग सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बारिश में नहीं जाएंगे, अम्ब्रेला लेकर जाएंगे। तो बहुत बेसिक सी चीज है जिसको हम रियलिटी एंजाइटी कहते हैं। न्यूरोटिक एंजाइटी होती है which comes from an unconscious fear that the basic impulse of the id will take control of the person leading to eventual punishment। यहाँ पे जो न्यूरोटिक एंजाइटी होती है, इसमें पर्सन को ये फील होता है कि कोई भी हमारी पर्सनैलिटी का जो पार्ट है, जो प्रिमिटिव पार्ट है, इड जिसको हम बोलते हैं, यानी हमारे अंदर की कोई ऐसी डिजायर जो हमसे कोई काम करवा लेगी, यानी कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमारा चार्ज ले लेगी, हमारा कंट्रोल ले लेगी और हम उसके आगे थोड़ा सा हेल्पलेस हो जाएंगे। इस टाइप की जो एंजाइटी होती है उसको हम न्यूरोटिक एंजाइटी कहते हैं।
Moral anxiety, this form of anxiety comes from a fear of violating values and morals codes or appears as feeling of guilt or shame. कुछ भी ऐसा जिसके बारे में हमें करने के बाद ये फील हो कि एथिकली हमने रॉन्ग कर दिया, एक टाइप का गिल्ट जब पर्सन के अंदर आता है तो वो मॉरल एंजाइटी कहलाता है। जो हमारी ईगो होती है दैट इज ऑलवेज थ्रेटेन्ड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल एंड एंटी सोशल सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स ऑफ द इड। ईगो फाइट्स अ बैटल टू स्टे ऑन टॉप ऑफ इड एंड सुपर ईगो। ईगो जो होती है वो हमेशा इड और ईगो सुपर ईगो से ऊपर रहने की कोशिश करती है। द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इड एंड सुपर ईगो प्रोड्यूस एंजाइटी दैट इज अ थ्रेट टू ईगो। जो भी इड और सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो ईगो के लिए एक थ्रेट का काम करते हैं। द थ्रेट और एंजाइटी एक्सपीरियंस्ड बाय ईगो इज अ सिग्नल that alerts the ego to use unconscious protective processes that keep primitive emotions associated with conflicts in check। क्या मतलब है इन सारी बातों का? यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जब भी किसी एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के अराउंड हम आते हैं तो हमारी जो ईगो है वो इसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। मतलब सही गलत को जब हम करने की कोशिश करेंगे तभी तो हम किसी चीज से डिफेंड कर पाएंगे, तो वो काम यहाँ पे ईगो करती है। इसीलिए डिफेंस मैकेनिज्म को ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है। ओके, दोनों नाम करेक्ट है। अगर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब वो डिफेंस मैकेनिज्म की ही बात कर रहे हैं। तो आप ये एक चीज समझ पा रहे होंगे कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें किसका रोल मेजर होता है? ईगो का होता है, क्योंकि ईगो हमेशा रैशनलाइज्ड बात करती है, सही को सही गलत को गलत। तो इसी वजह से डिफेंस मैकेनिज्म में हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। कुछ टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म है, बहुत अच्छे से यहाँ पे इन्होंने पॉइंटर्स में बताया हुआ है। डिनायल, क्लेमिंग और बिलीविंग दैट व्हाट इज ट्रू टू बी एक्चुअली फॉल्स। जब हम किसी चीज से पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हम ऐसा करके खुद को सिचुएशन से बाहर कर रहे होते हैं, खुद को सिचुएशन से निकाल रहे होते हैं। डिनाई कर देना कंप्लीटली, राइट। डिस्प्लेसमेंट, हमने क्या किया, अपने इमोशंस को रीडायरेक्ट कर दिया या फिर सब्सटीट्यूट कर दिया किसी और चीज से, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे कि इधर का गुस्सा उधर निकाल देना। जैसे कि मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ, बड़ा ही सिंपल है कि जब आपको अपने वर्क प्लेस पे किसी तरीके का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उस गुस्से को, उस एंगर को आप अपने बॉस पे नहीं निकालते, आप किस पे निकालते हैं? घर आके अपने पेट्स पे, बच्चों पे। आइडियली तो ये करना नहीं चाहिए, पर ऐसा लोग करते हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिजिक्स के हिसाब से देखिए तो भी डिस्प्लेसमेंट ये होता है, कोई चीज का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, किसी भी चीज को इस तरीके से देखना कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको ऑब्जेक्टिविटी की फॉर्म में देखना, मतलब समराइज करके देखना, तब हम उसको इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है एट्रीब्यूटिंग अनकंफर्टेबल फीलिंग टू अदर्स। जो काम हमने खुद किया है उसको हम दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, बेसिकली ब्लेमिंग इज प्रोजेक्शन। ओके, रैशनलाइजेशन, क्रिएटिंग फॉल्स बट क्रेडिबल जस्टिफिकेशन। रैशनलाइज का मतलब होता है सही को सही गलत को गलत कहना, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म में रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी झूठी बात को सही साबित कर देना, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन, सिंपल। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है ओवर एक्टिंग इन द ऑपोजिट वे टू द फियर। जो भी चीज का हमें फियर है उसके ऑपोजिट बात करना। मतलब आपको बर्फ से बहुत ज्यादा ठंड लग सकती है तो आप कहेंगे कि नहीं मैं तो बहुत नॉर्मल रह लेता हूँ, ये रिएक्शन फॉर्मेशन है, नेचुरली इंसान करने लगता है। रिग्रेशन, रिग्रेशन रिग्रेट से बना है, किसी पास्ट की चीज पर जाके स्टक रहना, आगे ना बढ़ पाना, इस तरीके के बिहेवियर को बार बार जो लोग दिखाते हैं उनके अंदर रिग्रेशन होता है। रिप्रेशन, पुशिंग अनकंफर्टेबल थॉट्स इनटू द सबकॉन्शियस। ऐसा कोई भी फीलिंग जिसको हमने इतना सप्रेस कर दिया है वो हमारे अंदर चली गई और हमें उसका अंदाजा भी नहीं है, वो रिप्रेशन होता है। ये नॉर्मली नजर नहीं आता है, लेकिन पर्सन की पर्सनैलिटी में दूसरा पर्सन रीड कर सकता है, आप खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप रिप्रेशन की स्टेज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सब्लिमेशन, कोई भी हमारी रॉन्ग अर्जेस हैं उनको हम सोशली एक्सेप्टेबल एक्शंस में कर देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल रहता है सब्लिमेशन का कि जैसे कोई पर्सन किसी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल कर आता है तो वो क्या करता है, वो सोचता है मुझे सिर्फ पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो उसके लिए वो कुछ भी ऐसा करता है जो उसको बेनिफिट करे फ्यूचर में, वो पॉजिटिव जाता है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है सब्लिमेशन। तो ये कुछ नाम हो गए, आप और बेहतर समझ सकते हैं जो मैंने वीडियो लिंक आपको दिखाया उससे पढ़कर। फिर आते हैं साइको एनालिटिकल थेरेपी की तरफ। साइको एनालिटिकल थेरेपी जो है वो बात करती है कि जो भी हमारी रिप्रेस्ड फैंटेसीज होती हैं, फियर्स होते हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर डीप रूटेड होता है वो सब ट्रांसफरेंस के थ्रू निकाला जाता है। मतलब किसी भी पर्सन का, जब हम साइको एनालिटिकल थेरेपी का यूज करते हैं क्लाइंट के ऊपर, तो साइको एनालिटिकल थेरेपी की हेल्प से ड्रीम इंटरप्रिटेशन किया जाता है, वर्ड एसोसिएशन के थ्रू किया जाता है। मतलब वर्ड एसोसिएशन एक मेथड होता है जिसमें एक पर्सन को एक वर्ड दिया जाता है और उससे क्या वो दूसरा वर्ड सोच रहा है, क्या वो बात सोच रहा है, निकलवाने की कोशिश की जाती है। ये जो भी साइको एनालिटिकल थेरेपी है ये कंप्लीटली बेस्ड है साइको एनालिटिकल मेथड पर
अनकॉन्शियस के हमारे जितने भी चीजें हमारे अनकॉन्शियस में उनको बाहर निकालने के मेथड पर। और ये एक बहुत ही इनडायरेक्ट मेथड होता है किसी की भी असेसमेंट का। इसकी हेल्प से हम पर्सनैलिटी का भी असेसमेंट करते हैं। जैसे हम डायरेक्ट अगर किसी से कुछ भी पूछेंगे तो वो पर्सन हमें एकदम ऐसी बात बताएगा जो वो बताना चाहता है, या फिर उसमें वो कितना हाइड करना चाहता है ये उसकी मर्जी होगी। लेकिन जब किसी से हम कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसको उतना सोचने का समय नहीं मिलता, या वो ना भी समझ पाए कि मुझसे किस पर्पज से ये बात पूछी जा रही है। तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट होता है जिसमें साइको एनालिटिकल थेरेपी का हम यूज करते हैं। और यहाँ पे जो हिप्नोसिस आपने सुना है ना, वो भी इसी का पार्ट है। हिप्नोसिस करके, हिप्नोसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करके पर्सन के अंदर की चीजें बाहर निकाली जाती हैं जो उसके मन में अंदर छुपी हुई हैं। वो तमाम डर हो सकते हैं, वो बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है जो वो किसी से कहना नहीं चाहता, कोई शेमफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो पर्सन के अंदर साइको एनालिटिकल थेरेपी के थ्रू हम डिग आउट कर सकते हैं। ये मानते थे कि जो ड्रीम्स होते हैं वो गार्जियंस ऑफ स्लीप होते हैं, यानी कि विश फुलफिलमेंट दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन हुज फंक्शन इज टू अलाउ द सब्जेक्ट टू कंटिन्यू स्लीपिंग। ड्रीम को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज माना है, और ड्रीम इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सन जो सपने में चीजें सोच रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। ऐसा ये मानते हैं कि हम ऐसा कुछ भी सपने में नहीं देखते हैं जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो इस तरीके से कनेक्ट करके चलते हैं। ओके, अब सिगमंड फ्रॉइड की जो भी थ्योरी है, फ्रॉइडियन थ्योरी है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स क्रिटिसिज्म की तरह भी निकल कर आते हैं कि फ्रॉइड्स हाइपोथेसिस आर नीदर वेरीफाइबल नॉर फॉल्सिफाइबल। ना तो इन्हें सच कहा जा सकता है ना झूठ कहा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं बीच में स्टक रहती है बात। ये इनएडिक्वेट कॉन्सेप्चुलाइजेशन पर बेस्ड है। इसमें ज्यादातर वुमेन के एक्सपीरियंसेस को इंफीरियर माना गया है। जो सिगमंड फ्रॉइड थे, ये पॉइंट आपको कहीं ज्यादा नजर नहीं आएगा विमेन वाला, लेकिन जब इनकी कहानियों में हम और गहराई में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये विमेन को इंफीरियर मानते थे और मेल डोमिनेटिंग बात ही ज्यादा करते थे। तो वो एक ड्रॉबैक की तरह निकल के आता है। ये सेक्सुअलिटी के रोल को ओवर एम्फेसाइज करती है। जैसे कि आपने जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी है, राइट, उसमें भी ये चीज हम नोटिस करते हैं कि ये सेक्सुअल अर्जेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो आपको बताना है कि क्या अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोचेस थी, आपने जो भी पढ़ी थी वो सब आप एक्सप्लेन करेंगे। टॉपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी वही है जिसके बारे में हमने अभी इससे पहले बात की थी स्टार्टिंग में, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की बात की थी, राइट। 3 उसके लेवल की बात करी थी, और पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर में 3 चीजें थी, ईगो, सुपर ईगो। स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है साइकोपैथोलॉजी में, ये आपको करना है, और एंजाइटी डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में आपको बताना है। आ जाते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आपको क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 में मिलेगी। मैं चाहती हूं आप लोग उसको वहां जाके जरूर पढ़ें। क्लास 12th, जस्ट अ मिनट, क्लास 12th, ये जो चीज अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, इसका लिंक भी मैं आपको दूंगी, लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर सर्च करिएगा, या फिर बुक से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 12th एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 है आपका सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। वो बहुत काम का है आपके इस वाले पोर्शन के लिए, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, और उसके अंदर ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आपको मिलेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से दी है। ह्यूमनिस्टिक जो भी है स्पेलिंग व्हाटएवर, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और कल्चरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ये सब उसमें दी हुई हैं। अब मैं वहां से क्यों कह रही हूँ आपसे पढ़ने के लिए, दी तो यहाँ भी है, लेकिन वहां जो पॉइंटर्स बनाए गए हैं ना, वहां जैसे बात को समराइज किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। आपको चैनल पर मिल सकते हैं। अगर मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ, मैं इसको बैक करती हूँ, तो आपको यहाँ पे बहुत आसानी से ये सारा सिलेबस मिल जाएगा। अभी तो फिलहाल एमपीसी का बहुत टाइम से चल रहा है, आई थिंक मुझे प्लेलिस्ट में आना चाहिए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मैं आपको लेके आती हूँ। देखिए ये वाली, ये है, ये मैं पहले भी कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ फर्स्ट ईयर के वीडियो में। इधर ध्यान से देखिएगा, पर्सनालिटी के मीनिंग की बात हो रही है। ये सब आपके काम का नहीं है, ये वीडियो आपके काम का है। उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच एंड कल्चरल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस वीडियो में चीजों को यहाँ पे बताया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो आप कवर करिएगा। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की हम बात करते हैं। जैसे कि अप्रोच है, ये अप्रोच बात करती है कि ह्यूमन को ये पॉइंट ऑफ व्यू पे रखती है, सेंटर पे रखती है। मतलब इनका ये मानना है, अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर हम बहुत तरह से चीजों को पढ़ते हैं, पर्सनालिटी को व्यू करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक व्यू ये कहता है कि ये जो हमारे लाइफ है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे बात करता है, और ये कहता है कि हर पर्सन की अपनी फ्री चॉइसेस होती हैं, हमारे पर्सनल ग्रोथ एक्सपीरियंसेस अपने अपने होते हैं, हम किसी भी सिचुएशन को अपने तरीके से डील कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में होती हैं।
बहुत सारी चीजों के बारे में ये बात करते हैं, लेकिन यहाँ दो लोगों का नाम बहुत ही फेमस है। एक तो है कार्ल रॉजर्स, जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, एक आते हैं अब्राहम मैस्लो। मैस्लो की नीड्स ऑफ हायरार्की की थ्योरी है, वो आपको पढ़नी होगी, इसमें मेंशन होगी। बाकी कार्ल रॉजर्स का नाम काफी ज्यादा फेमस है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से ये दो लोग जुड़े हुए हैं, तो इनके नाम को बिना मेंशन किए आप बात नहीं करेंगे, उसके बिना बात थोड़ी अधूरी लगेगी। ओके, मैं आ जाती हूँ आपको यहाँ पर लेकर। इसमें आप देखिए मैंने नोट्स की हेल्प से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत ही बारीकी से हर चीज को समझाने की कोशिश करी है। ये सब आप जब पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि उतना डिटेलिंग हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। जो चीजें ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आपको उनका बेनिफिट लेना चाहिए और कहीं ना कहीं वो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। ओके, चलिए मैं आ जाती हूँ वापस स्क्रीन पर जिसमें हम बात कर रहे थे। तो अब इसको मैं एक बार फटाफट से पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, abnormality results from refusal to accept personal responsibility for one's own actions and thoughts. So human behavior is caused by the choices we make voluntarily. जो हम चाहते हैं, जैसे हम आज हैं, वो हम अपनी इच्छा से हैं, ऐसा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहती है। तो हम abnormality को इसलिए कैच कर रहे हैं क्योंकि हमने अपनी कहीं ना कहीं या तो अपनी विशेष को सप्रेस किया है या उस हिसाब से बनने की कोशिश नहीं की जो हम चाहते थे। हमारे मन में एक आइडियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट होता है, सबके मन में होता है, आपके मन में भी होगा। आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उस रास्ते पर चल नहीं रहे हैं तो ये हमारी अपनी गलती है। ऐसा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहती है कि हम जो भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। हर इंसान फ्री है अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए, पर अगर वो नहीं कर पाता है तो यही चीजें उसको मेंटल सिकनेस देती हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप देखेंगे लाइफ में आगे, कि जो आपको बहुत सारी चीजों पे रिग्रेट करते हुए मिलेंगे कि मैं ऐसा करना चाहता था पर मैं ऐसा कर नहीं पाया, मेरे साथ ऐसे रीजन हो गए। वो हमेशा आपको रीजंस देंगे, एक्सक्यूजेस देंगे, पर वो रीजन सच भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहाना कर रहे हैं उस टाइम पर, लेकिन आप देखेंगे कि लगातार शिकायत वाला फेज उनका जारी रहेगा और वो कहीं ना कहीं आपको एक नॉर्मल बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ रिग्रेट, गिल्ट, ये चीज उनके अंदर लगातार बनी रहेगी जो उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं बनाती है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यही कहती है कि जो नॉर्मेलिटी अराइज होती है वो हमारी वजह से होती है, कि हम जो भी बिहेवियर को पजेस करते हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में कर सकते होते हैं पर वो हम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये भी कहती है कि इंसान की जब बेसिक नीड्स फुलफिल होती जाती हैं, सारी चीजें वो लाइफ में धीरे धीरे एक्वायर करता जाता है, तो एक टॉप मोस्ट चीज आती है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पर वहां तक हर कोई अपनी लाइफ में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि लोग बीच में ही स्टक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें और आती हैं बीच में, जैसे कि बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के बाद सोशल लेवल पर एक्सेप्टेंस हासिल कर पाना, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइफ अच्छे से स्पेंड कर पाना, फैमिली लाइफ कर पाना। तो इंसान कहीं ना कहीं बीच में स्टक होता ही है, चाहे वो करियर को लेके स्टक हो जाए, चाहे फैमिली को लेके हो जाए, किसी के संग कोई रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं, कोई अपनी लाइफ में किसी फाइनेंशियल लॉस में चला जाता है। तो वो चीजें इस तरीके से होती है कि अगर वो नहीं संभाल पाता है, ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ एकदम परफेक्ट चलती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचता है, पर ये डिले हो सकता है। हर पर्सन के लिए उसकी लाइफ की स्पीड अलग अलग होती है। कोई 30 इयर्स में बहुत कुछ एक्वायर कर लेता है, कोई 50 इयर्स तक स्ट्रगल कर रहा होता है। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ का पेस होता है, तो उसी हिसाब से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को भी लोग एक्वायर कर पाते हैं। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी और आएगा, हम बात करेंगे उसके बारे में, स्पेसिफिकली उसकी डेफिनेशन भी पढ़नी होगी आपको। ये सेल्फ और कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात करते हैं। सेल्फ और कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है, मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ, ये आपको पढ़ना होगा, उसके बाद में सेल्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी आपको। सेल्फ एंड कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है, हर पर्सन खुद को कुछ ना कुछ विजुअलाइज करता है। हम अपने बारे में कुछ तो वैल्यू रखते हैं, कुछ तो अपने माइंड में अपने लिए कॉन्सेप्ट रखते हैं, राइट। अब जो हम जैसा सोचते हैं, अगर हम वैसा ही कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, तब तो हमारे सेल्फ के साथ, मतलब आइडियल सेल्फ के साथ हमारे रियल सेल्फ कॉन्ग्रुएंस में होगा। जैसा हम चाहते हैं और वैसा हम उस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम खुश रहेंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे ट्राइंगल होते हैं ना, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनके बहुत सारी चीजों के बेसिस पर, पैरामीटर्स के बेसिस पर उसमें सिमिलैरिटी होती है। अब मैं मैथमेटिकल हो गया, आप छोड़िए, अगर आप मैथ्स के बैकग्राउंड के नहीं है तो मत समझिए, जो मैं समझा रही हूँ वो समझिए कि कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये हो गया कि जो हम बनना चाहते हैं, जैसे हम खुद को विजुअलाइज करते हैं और जैसा आज हम प्रेजेंट में हैं, क्या हम उसकी डायरेक्शन में उस तरह से बढ़ रहे हैं। अगर हम बढ़ रहे हैं तो हम और हमारे रियल सेल्फ और हमारे आइडियल सेल्फ के बीच में कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन अगर हम वो चीजें हम चाह तो रहे हैं पर हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हमारा जो रास्ता है वो जाहिर सी बात है टेढ़ा मेढ़ा है। तो अब यहाँ पे चीजें इनकॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो यही चीजें बताने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ और सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जो भी हमारा अपने बारे में व्यू है, व्हाट आई एम एंड व्हाट आई कैन डू, उनके बीच में जब एक सिंक होता है तब हम उसको कॉन्ग्रुएंस का नाम देते हैं। अगर नहीं होता है तो इनकॉन्ग्रुएंस हो जाता है। ये बहुत सिंपल चीज है। ओके,
उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हम अपने बारे में रखते हैं उसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट भी इनकी टर्मिनोलॉजी में आता है और हर पर्सन का अपने बारे में कुछ ना कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हर इंसान को अपने बारे में एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट रखना चाहिए। तो जनरल सी बात भी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कार्ल रॉजर्स ने अलग से कहा हो, लेकिन पर ऐसा होता तो नहीं है। हर पर्सन अपने बारे में पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट तो नहीं रखता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव होता है वो आपको लाइफ में उसी तरीके से स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब तक हम खुद को लेकर क्लैरिटी नहीं रखेंगे, अपने ही बारे में हमारे अंदर जो पूरा सिस्टम है वो क्लीन नहीं होगा, तब तक हम कैसे किसी और चीज को कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी अपने बारे में जो हम कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं, जो हम बनना चाहते हैं उसके बारे में हमारे मन में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंस भी हो पाएगा। कॉन्ग्रुएंस को भी हम कैसे एक्वायर करेंगे, जब तक हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो रियलिटी के साथ फिट नहीं होगा, चीजों को सही से तरीके से नहीं देखेगा, तब तक हम उसको नहीं कहेंगे। ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम मिस कर रहे होंगे। मैं आपको इसलिए ये बातें बता रही हूँ, मुझे पता है यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए फिर भी एक लाइन हाईलाइट कर देती हूँ, कुछ तो मैं आपको बताती चलूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत तेजी से चल रही हूँ, जो मुझे थोड़ा सा फील नहीं हो रहा है। द ग्रेटर द गैप बिटवीन द ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ एंड द सेल्फ कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ मतलब रियल सेल्फ, और हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, द ग्रेटर द चांस ऑफ कंफ्यूजन एंड मैल एडजस्टमेंट, उतनी ही ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं। कॉन्ग्रुएंट पर्सन का सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट्स द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज दैट अकर्स इन द एनवायरनमेंट एंड इज देयरफॉर फ्लेक्सिबल। और द क्लोजर द आइडियल सेल्फ इज टू द सेल्फ इमेज, जो हमारा आइडियल सेल्फ है, जितना वो सेल्फ इमेज से क्लोज होगा, द मोर फुलफिल्ड एंड हैप्पियर द पर्सन यू विल बी। यही बातें तो हम कर रहे हैं, राइट। मैं इसलिए एक बार आपको ऐसे व्यू करा रही हूँ जैसे आपको समझ में आए कि जो मेरी बातें चल रही हैं और जो यहाँ की लैंग्वेज है उसमें कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, चीजें क्लोज होनी चाहिए थोड़ा थोड़ा, है ना, जिससे कि आप समझ पाए। आ जाते हैं पर्सन सेंटर्ड थेरेपी पे। जिस तरीके से आपने साइकोएनालिटिकल थेरेपी को समझा, वो थेरेपी हेल्प करती है हमें, मतलब किसी भी पर्सन के मेंटल डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। अच्छा, आप एक इस बात से थोड़ा अलग लेके चलती हूँ आपको। आप मान लीजिए एक साइकोलॉजिस्ट बन गए, राइट। आपने हिप्नोसिस का प्रोसेस किया, तो ये जरूरी होगा ना कि आप कभी उस हिप्नोसिस के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके आए हो। ये जरूरी होगा कि आप ये जानते हो कि हिप्नोसिस का प्रोसेस साइकोएनालिटिकल थेरेपी में है। आप ये भी जानते हो कि साइकोएनालिटिकल थेरेपी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। आप ये भी जानते हो कि ये जो थेरेपी है एबनॉर्मल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। तो वही काम हम इस समय कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि हम ये जो थेरेपीज पढ़ रहे हैं इनका काम क्या है। हम ये जानने के लिए पढ़ रहे हैं कि अगर हम किसी पर्सन पर, आप लोग अगर किसी पर्सन पर फ्यूचर में पर्सन सेंटर्ड थेरेपी अपनाएंगे या यूज करेंगे, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी कहते हैं इसको, तो जब आप इस थेरेपी को यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि इस थेरेपी का पर्पस ये होता है कि हमारा क्लाइंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रॉब्लम को हमें अंडरस्टैंड करना है, हमें जस्ट एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना है, और जो हमारा क्लाइंट है उसकी बातों को हमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हुए सुनना है। मतलब उसकी किसी भी बात पे इफ एंड बट नहीं करना है, उससे किसी तरह का फियर नहीं होना चाहिए हमारे साथ बात करते हुए। तो ये आप तब समझ पाएंगे जब आप ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को जानते होंगे कि ये अबनॉर्मल बिहेवियर को कैसे व्यू करती है। ये ऐसे व्यू करती है कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर अबनॉर्मल होता है वो उसकी लाइफ में उसके सेल्फ के डिस्टर्ब होने की वजह से हो जाता है। आई होप आई एम क्लियर विद माय वर्ड्स, राइट। तो अब पर्सन सेंटर्ड थेरेपी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर आती है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी कहते हैं। तो ये कहती है कि एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, क्लाइंट और उसके जो भी इन्वेस्टिगेटर है, जिसको आप थेरेपिस्ट कहते हैं या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, उसके बीच में होता है। और ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में एक बहुत पॉजिटिव बॉन्ड नहीं है तो चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो क्या हम इसका ये मतलब निकाल सकते हैं कि ये बॉन्ड बाकी केसेस में डिफिकल्ट हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा ही एक थेरेपी देने वाले और थेरेपी लेने वाले के बीच में बॉन्ड अच्छा होता है, पर इस वाली अप्रोच में इस चीज को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। ऐसे समझिए कि इस बात पे ज्यादा फोकस करते हैं कि आपको अपने क्लाइंट को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है, उसके साथ एम्पैथेटिक बिहेवियर रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 3-3 मार्कर में पूछ लिए जाते हैं कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है, एम्पैथी क्या होती है, राइट। या फिर आप बहुत जेन्युइन रहें उसके साथ में और बहुत काइंड रहें, फ्रेंडली रहें। ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं एज अ थेरेपिस्ट। और एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है ऐसा रिलेशनशिप जिसमें चीजें बहुत अच्छे और स्मूथ चलती हैं और दोनों तरफ से स्मूथ गोइंग चीजें हो पाती हैं। ठीक है, अब इनकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को भी कुछ क्रिटिसिज्म मिला है। ये अप्रोच क्या क्रिटिसिज्म झेल रही है कि
This approach criticized behaviorism for not acknowledging mental events through the humanistic theories overlooked scientific methods of studies. ये जो अप्रोच है ये बिहेवियरिज्म को ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करती है, लेकिन खुद इसमें बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स की लैकिंग हम देखने को मिलती है. विशफुल थिंकिंग ऑफ मैन इज नॉट सपोर्टेड बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड फैक्ट. इंसान जो भी चाहता है लाइफ में, सिर्फ उसी चीज की हेल्प से हम लाइफ में थ्योरीज नहीं बना सकते, तो साइंटिफिकली बहुत लैक करती है. इसमें इंट्यूशन, रीजनिंग, ये सब चीजें, फिलोसॉफिकल चीजें ज्यादा यूज होती हैं. ये एनिमल रिसर्च को भी नेग्लेक्ट करती है. और कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस अप्रोच आर समटाइम्स नॉट एमिनेबल टू क्लियर डेफिनेशन एंड वेरिफिकेशन. इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें यहाँ देखने को मिलती हैं. आ जाते हैं बिहेवियर अप्रोच पे. बिहेवियर जो अप्रोच है, बिहेवियर के बारे में मैं जब भी बात करती हूँ तो मैं कुछ चीजों को आज फास्ट लेके चलूंगी. थोड़ा सा ऑलरेडी बहुत जानते हैं बिहेवियरिज्म के बारे में. बिहेवियरिज्म एक बहुत बड़ा फेज था, एक बहुत बड़ी एरा थी, जिसने बहुत लंबे टाइम तक साइकोलॉजी की फील्ड को डोमिनेट किया, साइकोलॉजी को स्पेसिफिकली डोमिनेट किया. अदरवाइज तो अपने आप में एक बहुत बड़ी एरा थी. और बिहेवियरिज्म केवल साइकोलॉजी से नहीं जुड़ा है, और भी बहुत सारी चीजों से एसोसिएटेड है, डिफरेंट डिसिप्लिन से. लेकिन जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में ये माना जाने लगा कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है वो उसके रिस्पॉन्स से निकलता है. जब भी आप किसी बात के टुवर्ड्स कोई आंसर करते हैं, उसी आंसर से आपके बारे में जजमेंट होता है. जैसे आपके टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, अगर आप दे पाए तो वो समझेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो क्या मतलब निकलेगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया. तो ये हमारी लाइफ में हर जगह पर होता है. हम किसी सिचुएशन में जैसा भी बिहेव करते हैं, उसी से हमारी पर्सनैलिटी का जजमेंट होता है, हमेशा होता है. इसलिए जो कम बोलने वाले लोग होते हैं उनके बारे में कुछ पता कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो हमारे बिहेवियर के थ्रू हमारी जो भी मेंटल अबनॉर्मैलिटीज हैं वो भी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. जैसे आप कहते हैं ना कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा ऐसा बिहेवियर करता है जो आपके हिसाब से ठीक नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, ये इंसान तो बड़ा ही ज्यादा ऐसा है वैसा है. कुछ भी आप जो बोलते हैं, मतलब उसके बारे में अपना एक डेफिनेटली परसेप्शन फॉर्म करते हैं. कैसे कर लेते हैं? उसके बिहेवियर को देख के. किसी भी पर्सन का बिहेवियर अगर बहुत ज्यादा आपको आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है तो आप उसको नॉर्मल नहीं मानते हैं. ये हर एक पर्सन की टेंडेंसी है. अपने बिहेवियर को हम हमेशा जस्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन दूसरे के बिहेवियर को हम क्वेश्चन रेस करते हैं. तो किसी भी पर्सन का जो लर्निंग का तरीका है, लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि बिहेवियरल अप्रोच में हमें समझनी होती है कि जो हम लर्न करेंगे ना वही हम रिफ्लेक्ट भी करेंगे. मैंने अभी टीचर और क्वेश्चन वाला आपको एग्जाम्पल दिया था. टीचर ने जो आपको पढ़ाया या आपने जो उनसे लर्न किया वही तो आप आंसर कर रहे हैं, राइट? तो लर्निंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी हम लर्न करते हैं उसी से हमारा बिहेवियर नजर आता है. इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों की लर्निंग पर हम क्यों ध्यान देते हैं कि बच्चा किसी भी तरीके का कोई गलत काम में ना पड़े, किसी कंडक्ट डिसऑर्डर की कैटेगरी में ना पहुंच जाए, कुछ मिसबिहेवियर ना करे, कुछ भी ऐसा काम ना करे जो एंटी सोशल हो, नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, वायलेशन हो रूल्स का. क्योंकि हम उसके बिहेवियर को हमेशा सही करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उसके बिहेवियर के थ्रू कोई अबनॉर्मैलिटी कैच ना हो जाए. ओके, तो बिहेवियरल अप्रोच अब यही बात कहती है जो मैंने आपको समझा दिया. वो यही कहती है कि कुछ लोग अबनॉर्मल क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी लर्न करते हैं वो उसी तरीके से करते हैं. मतलब उनकी लर्निंग अगर गलत हो जाती है तो फिर आगे चल के उनके बिहेवियर में ही वो चीजें सेट होती चली जाती हैं, वैसा ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी तरीके से उनकी अबनॉर्मैलिटी नजर आने लगती है. अब क्या क्या वजह हो सकती है? पुअर चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, घर में बच्चों को बुरी तरीके से ट्रीट करना, मारपीट करना बच्चों के साथ में. अच्छा, बच्चों का वर्ड में इसलिए यूज करिए क्योंकि हमारी मैक्सिमम लर्निंग बचपन से ही होती है. बड़े होकर तो हम बहुत कुछ फिल्टर करना सीख जाते हैं मगर बच्चे नहीं जानते होते हैं. तो इसी वजह से जो भी बच्चे के साथ में जैसा भी बिहेवियर होता है वही चल के आगे एंटी सोशल बिहेवियर या सोशल बिहेवियर की फॉर्म लेता है. इसकी फील्ड में, बिहेवियरिज्म की फील्ड में स्किनर का नाम काफी पॉपुलर है, आप जानते होंगे. इवान पावलोव का नाम भी काफी पॉपुलर है. इन लोगों ने कुछ चीजें करी है, जैसे इवान पावलोव का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं. इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है. इसमें ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि जब इन्होंने डॉग के ऊपर एक अपना एक्सपेरिमेंट किया था, मेरे ख्याल से सभी जानते हैं, आप लोग पक्का 100% जानते होंगे कि जो इवान पावलोव की थ्योरी है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक डॉग जो था उसके सेलिब्रेशन का प्रोसेस किया गया था. डॉग को हर बार जो है एक बेल बजाई जाती थी और फूड सर्व किया जाता था. उसके बाद उसका सेलिब्रेशन होने लगा. जब वो रोज उसके सामने यही चीज होती थी तो सेलिब्रेशन होने लगा. फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जब हमने फूड को हटा दिया और अभी भी बेल बजाई तो भी डॉग के सेलिब्रेशन हो रहा था. ये जो थ्योरी है ये तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन इसके बेसिस जो है, इसके कंपोनेंट जो है वो ये निकल कर आते हैं कि जब हम किसी के अंदर कंडीशनिंग डाल देते हैं किसी काम को लगातार करते रहने की, तो वो पर्सन उस चीज का हैबिचुअल हो जाता है. यही वजह है कि हम बच्चों को कहते हैं ना कि इसको लर्न करो, रटो, इस चीज को रटोफिकेशन कराते हैं, इस चीज को बार बार करो
या मैथ्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो सब पर ही एप्लीकेबल है। आप किसी एक न्यूमेरिकल का एक फॉर्मूला समझ लीजिए, उस फॉर्मूले पर आप 10 क्वेश्चन करिए, आप 20 कर लेंगे, आप 50 कर लेंगे, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, आप पूरी दुनिया को सिखाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि लगातार कंडीशनिंग हो रही है। कंडीशनिंग का मतलब क्या है, जैसे कंडीशनर से हमारे बाल स्मूथ हो जाते हैं, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं यहाँ पे, उसी तरीके से कंडीशनिंग स्मूथ कर देती है हमारी लर्निंग को। वो भी कंडीशनर ही जैसा है कि आपकी लर्निंग को स्मूथनिंग देता है। आप वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस इसकी करते हैं उतना ही आप अगले टाइम में आपकी रिहर्सल्स और अच्छे होते चले जाते हैं, टाइम आप कम लेते हैं। ओके, तो ये चीज होती है। तो अब आपको इसको पढ़ना है थोड़ा सा कि इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट, मेरे ख्याल से मैं भी पता नहीं क्यों ये बहुत ही स्ट्रांगली अज्यूम कर रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इवान पावलोव के इस पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से समझना है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं लिंक आपके कमेंट के साथ ही मेंशन जरूर करूंगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को लेके चल रही हूँ। अच्छा, फोबियाज जो होते हैं, फोबियाज क्या होते हैं, अब नॉर्मल बिहेवियर का पार्ट है हमारे, वो सब इसी से निकलते हैं कि किसी चीज को लेके अगर डर पैदा हो जाता है, इरेशनल फियर। जैसे आप में से सभी को कोई ना कोई टाइप का फोबिया होगा, सभी को फोबियाज होते हैं। मुझे हाइट का फोबिया है, बहुत ऊंची बिल्डिंग में चढ़ने के बाद मैं नीचे नहीं देख पाती हूँ। तो इस तरीके के फोबियाज बहुत सारे लोगों को होते हैं। तो लेकिन ये फोबियाज कैसे क्रिएट हुए कि हम कभी बहुत हाइट पर गए पर वो इरेशनल फियर है, ऐसा हमारे मन ने मान लिया कि शायद हम यहाँ से नीचे देखेंगे तो हम गायब भी हो जाएंगे दुनिया से, पर हमने ऐसा मान लिया, ऐसा होता नहीं है। तो हमारा माइंड कुछ इस तरीके की ऑटोमेटिक चीजें प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से हमें फोबियाज हो जाते हैं। तो ये सब फोबियाज भी हम बहुत सारी ऐसी बिहेवियरिज्म की टेक्निक है जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का। ये फोबियाज को ट्रीट करने की एक टेक्निक होती है जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, अभी हम बहुत बेसिक्स लेके चल रहे हैं। तो आप बहुत ज्यादा जानने की कोशिश मत करिएगा, जो मैं समझा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और इसको एक बेस बना के चलिए। आगे जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे, मैं खुद ही बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने वालों में से हूँ, मैं खुद को भी एक्सप्लेन करने से रोक नहीं पाती हूँ। तो मैं अगर मैं रोक के चल रही हूँ तो उसका मतलब वो मोर देन सफिशिएंट है। तो आप मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, मुझे पता है, तो ऐसे भरोसा बनाए रखिए, ठीक है ना। इसी तरीके से ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमें बहुत सारे चीजों के लिए का प्रोसेस समझाती है, इसको आप रीड करेंगे। मैं क्विकली लेके चल रही हूँ क्योंकि मुझे देखना है अभी आगे हमारा कितना बचा है। इसी के साथ में आता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट एक ऐसी टेक्निक है, बिहेवियरिज्म के अंदर ही आती है ये हमें बताती है कि हम रीइंफोर्समेंट की हेल्प से किसी भी पर्सन के बिहेवियर को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड एक वीडियो लिंक में शेयर करूंगी, उसको भी आप देखिएगा। ये टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने 10-10 मिनट आराम से बैठ के उसी टॉपिक पे समझाए हैं, तो मैं वो टाइम अपना सेव कर रही हूँ एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, आपका भी कर रही हूँ थोड़ा सा। तो रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट कई टाइप का होता है। जैसे हम अगर किसी बच्चे के अंदर चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर ना करे, तो क्या करेंगे, हम उसको कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, या फिर अगर आप थोड़ी देर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको आधा घंटे कार्टून देखने के लिए मिलेगा, या फोन दे देंगे, ऐसा भी कहते हैं आजकल। तो ये सब क्या है, ये रीइंफोर्समेंट के एग्जाम्पल हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चा डिजायर्ड बिहेवियर कर रहा है। अब बच्चा तो बच्चा, हम बड़ों के साथ में भी रीइंफोर्समेंट को अप्लाई करते हैं। जैसे ऑफिस प्लेस पे देखें तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं, अगर वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो या हमारी तारीफ कर देते हैं किसी के सामने, जैसे कि बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है कि पर्सन बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और अगली बार और अच्छा काम करने के लिए वर्क करने लगता है, मतलब एफर्ट्स करने लगता है। तो इस तरीके से जो रीइंफोर्समेंट होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर क्या सिर्फ हमेशा तारीफ करना, पॉजिटिव देना, ये सब चीजें ही काम करेंगी? नहीं, कई बार पनिशमेंट भी देना जरूरी हो जाता है। बच्चों में खास तौर से हम देखते हैं कि पनिशमेंट देने से बच्चे के अंदर थोड़ा फियर जनरेट होता है और उस डर के कारण ही वो किसी चीज को बेहतर तरीके से करता है। पनिशमेंट देखने में नेगेटिव साउंड करता है, मगर इसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव होता है। पनिशमेंट भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में देखते हैं, लेकिन पनिशमेंट देने का जो हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है ना, जो हम चाह रहे हैं, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। इसी के साथ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी आती है। वो ये कहती है, जो कि एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दी थी, उनका ये कहना था कि कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा जो होता है, ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ज्यादातर बच्चों से एसोसिएटेड है, कि कोई भी बच्चा देखकर बिहेवियर को सीखता है, कॉपी करता है, इमिटेट करता है। तो जब भी हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी लगाते हैं, मतलब जो बच्चे ने देखा, परसीव किया, वो उसे अपने माइंड में बिठा लिया और वैसा ही काम वो करता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के सामने हमारा बिहेवियर आइडियलिस्टिक होना चाहिए, अच्छी चीजें बच्चा कैच करेगा। अदरवाइज भी वो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्ड से परसीव करेगा ही, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे पास से वो चीजें उसके पास ना पहुंचे। वो अपने आप से जो ऑब्जर्व कर ले बाय एनी चांस, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए। इसमें उन्होंने बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट दिया था, जिसमें एक रूम के अंदर जो बहुत सारी डॉल्स रखी थी और बच्चों को दूर से स्क्रीन पर वो मूवी दिखाई जा रही थी, जिसमें एक बच्चा जो है वो अंदर जाके बार बार बोबो डॉल को बहुत बुरी तरीके से मारता है, पीटता है।
बच्चों बाहर वाले जो बच्चे थे जब उनसे इसका फीडबैक लिया गया तो उन्होंने उसी तरीके के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट किया। तो ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है जो एल्बर्ट बंड्यूरा ने दिया था, जिसमें मॉडलिंग ये कहते हैं कि मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी बच्चा ऑब्जर्व करता है उसको हम मॉडलिंग कहते हैं, ऑब्जर्वेशन का नाम है मॉडलिंग। फिर आता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर को मॉडिफाई कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं और डिफरेंट तरीके की बिहेवियरिस्टिक अप्रोच भी हैं जिनको हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन का नाम देते हैं। इनकी हेल्प से, जिनको आप अभी सिलेबस में आगे पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, इस बुक में नहीं तो इस अगली बुक में पढ़ेंगे, उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम बिहेवियर थेरेपी का यूज करके कैसे फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, हैबिट डिसऑर्डर, सेक्सुअल डेविएशंस, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम बिहेवियरल अप्रोच के थ्रू सॉल्व करते हैं। एक नाम मैं अब लेने जा रही हूँ, आपने सबने सुना है, सीबीटी। आप में से ऐसा कौन है जिसने सीबीटी नहीं सुना होगा? अब इसमें जो सीबीटी का अगर सी हटा देना तो वो जो बीटी है वो यही बिहेवियरल टेक्निक्स होती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होता है ना फुल फॉर्म, तो जो बिहेवियरल थेरेपी है वो कॉग्निटिव से कंबाइन होकर बनी है सीबीटी, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पर अभी के लिए जान लीजिए कि वो जो बिहेवियर थेरेपी है वो यही से निकल रही है, मतलब उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। फिर इवेल्युएशन की अगर हम बात करें तो बिहेवियर थेरेपी, जिसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, इसके अंदर सिस्टमेटिक इम्प्लीकेशन होता है चीजों का, प्रिंसिपल्स को सिस्टमेटिकली यूज किया जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। Behaviorism alone cannot explain the richness of human behavior and that human experience cannot be reduced to observable responses. बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज भी हैं, सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज, जो कि डिससेटिस्फाइड हैं विद द स्ट्रिक्ट बिहेवियरिस्टिक व्यू, जिसमें कि हमने एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पावर दे दी है। Human experiences, thoughts and dreams and formulate goals and aspirations. Behaviorism does not seem to address much of what it means to human. तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजों को बिहेवियरिज्म में देखा है। मेरे ख्याल से यहीं तक होना चाहिए। मैं क्विकली देख लेती हूँ। ओके, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट, दैट्स गुड। तो काफी कुछ हमने आज के इस वीडियो में कवर किया है। और अगर मैं इस पूरी यूनिट के होमवर्क की बात करूं तो ये जितने आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनमें कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा। पर जितने भी टॉपिक आपने एज अ हेडिंग पढ़े हैं उनको एक बार मैं फटाफट से आपको लेके आ जाती हूँ। इसका जो आपका वो है ये रहा, यहाँ पे मैं आपको लेके आ जाती हूँ। इससे मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको क्या क्या करना है, ठीक है ना। आपको इस यूनिट में किस किस चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको एंशिएंट सुपरनेचुरल बिलीफ पर एक शॉर्ट नोट नहीं बनेगा, थोड़ा सा लंबा बनेगा, 6 मार्कर के हिसाब से आपको इस पे प्रिपेयर करना है। उसके बाद बायोलॉजिकल मॉडल्स क्या कहते हैं, ये आपको 6 मार्कर के हिसाब से बनाना है, एक लेंथ के हिसाब से आंसर, मतलब 250 वर्ड्स में। फिर ये जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं ये आपको सब अलग अलग पढ़नी है। अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोच, साइकोएनालिटिकल, ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर, इनको अलग अलग करना है। सबको अलग अलग तरीके से आपको इनके नोट्स बनाने हैं। इस तरीके से आपको करना है, मतलब इन्हें आप कलेक्टिव करेंगे, अलग अलग शॉर्ट टॉपिक मत बनाइएगा, लेकिन इनको आप एक साथ ही मतलब इनको अलग अलग रखिएगा, यहाँ पे एक साथ रख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। हमने 1 यूनिट कंप्लीट कर ली है, 2nd यूनिट की तरफ हम बढ़ेंगे इस पेपर में, ब्लॉक 1 के। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।